नमस्कार। और भारतीय इतिहास की गहराइयों में इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करेंगे। 1931 का कराची अधिवेशन। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सेशन था ये। हाँ, तो हमारा मकसद है इसकी अहमियत को समझना, इसके जो बड़े फैसले हुए और स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या असर पड़ा, है ना? सही। और चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कराची अधिवेशन कई मायनों में खास था, लेकिन शायद सबसे सबसे ज्यादा जो बात उछल कर आती है वो थी मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव। हाँ, ये पहली बार हो रहा था कांग्रेस के इतिहास में। वही पहली बार। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस ने अचानक, मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी से आगे बढ़कर इन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी समझा? क्या वजह रही होगी? लेकिन उससे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तारीख थी 26 से 31 मार्च 1931, जगह कराची, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अध्यक्षता कर रहे थे। जी हाँ। और इसका जो फौरी संदर्भ था वो था गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, हाँ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से शुरू करते हैं। उस समय इस समझौते को मंजूरी देना इतना जरूरी क्यों माना गया? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन वो उस वक्त की राजनीति में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, कदम था। हमें याद रखना चाहिए कि यह समझौता मार्च 1931 की शुरुआत में ही हुआ था, ठीक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, जिसने जिसने ब्रिटिश सरकार पर काफी दबाव बनाया था। हाँ, वो तो था। तो कराची अधिवेशन जो था वो इस समझौते पर कांग्रेस की मोहर लगाने का पहला आधिकारिक मंच था। अच्छा। इसका अनुमोदन सिर्फ एक दस्तावेज पर सहमति नहीं थी, ये कांग्रेस की रणनीति में एक बदलाव का भी संकेत था कि भाई संघर्ष के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रखना है। अच्छा, यानी आंदोलन के एकदम पीक के बाद एक तरह से रणनीति का फिर से मूल्यांकन। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। असल में 1931 का साल बहुत बहुत उथल-पुथल वाला था। गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी और देश में राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ रही थी। सही। तो इस माहौल में गांधी इरविन समझौते ने कांग्रेस को एक मौका दिया कि वो सरकार के साथ, मतलब एक बराबरी के स्तर पर बातचीत करें और अपने कुछ जो प्रमुख कैदी थे उनकी रिहाई सुनिश्चित कर सकें। हाँ, हालांकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी न रुक पाना वो एक बहुत बड़ा दुखद पहलू रहा। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और उसकी वजह से काफी रोष भी था। तो इस समझौते का अनुमोदन एक तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व और उनकी रणनीति में कांग्रेस के विश्वास को भी दिखा रहा था। भले ही पार्टी के अंदर कुछ लोग, खासकर युवा वर्ग, इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। हाँ, ये दिलचस्प है कि समझौते के अनुमोदन के साथ साथ ही आलोचना के स्वर भी थे। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जिसने शायद कराची अधिवेशन को इतिहास में सबसे अलग पहचान दी है। जी। यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस के मन से ऐसा पहली बार हो रहा था। हाँ, बिल्कुल पहली बार। ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव था। मतलब उस जमाने में जब ज्यादातर बहस सिर्फ राजनीतिक आजादी पर ही टिकी थी, नागरिकों के अधिकारों और देश के आर्थिक दिशा पर बात करना, ये कितना प्रगतिशील था। हाँ, ये वाकई में एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस सिर्फ ये नहीं कह रही थी कि भाई अंग्रेजों को हटाना है। वो ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत दिखेगा कैसा, आजाद भारत की रूह कैसी होगी। अच्छा, एक विजन बनाने की कोशिश की। ये प्रस्ताव भविष्य के भारत का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट खींचने की कोशिश थे। इसमें सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के तत्व भी थे। जैसे कि आप सोचिए, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने बराबरी, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ऐसे अधिकार शामिल थे। ये तो बहुत बुनियादी अधिकार है आज के हिसाब से भी। हाँ, और साथ ही इसमें जो बड़े उद्योग हैं उनके राष्ट्रीयकरण की बात थी, मजदूरों के अधिकारों की बात थी, किसानों के कर्जे में राहत, ऐसी बातें भी थी। यानी ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक नए समाज का, उसका नक्शा बनाने की शुरुआत थी। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था जो भविष्य के राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने की कल्पना कर रहा था। ये स्वतंत्र भारत के चरित्र और उसकी बनावट को परिभाषित करने का एक बहुत गंभीर प्रयास था। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का मसौदा वो मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अच्छा। और इसमें एम एन रॉय ने उनकी सहायता की थी। एम एन रॉय,
उनका नाम यहाँ आना थोड़ा सा चौंकाता है ना? खासकर उनके शुरुआती मार्क्सवादी जुड़ाव को देखते हुए। इस सहयोग के क्या मायने निकाले जाएं? हाँ, ये सहयोग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। असल में एम.एन. रॉय एक काफी जटिल विचारक थे। वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में उनके विचारों में काफी बदलाव भी आया। उनका नेहरू के साथ मिलकर इस प्रस्ताव पर काम करना ये दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक ही धारा का आंदोलन नहीं था। अच्छा। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे जो एक स्वतंत्र और बेहतर भारत का सपना देख रहे थे और उसके लिए एक साझा जमीन तलाश रहे थे। यानी विचारों का संगम। हाँ, बिल्कुल। ये कांग्रेस के भीतर जो बौद्धिक मंथन चल रहा था ना, और विभिन्न विचारों का जो संगम हो रहा था, समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद, ये सब कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहे थे। ये दिखाता है कि भविष्य के भारत की नींव रखने के लिए विचारों का कैसा आदान प्रदान हो रहा था। वाकई ये पहलू इस अधिवेशन को और भी गहरा बना देता है। हाँ। अच्छा, चलिए एक और पहली बार की बात करते हैं जो इसी अधिवेशन में हुआ, पूर्ण स्वराज की परिभाषा। जी हाँ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो घोषित हो गया था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कराची में पहली बार इसे परिभाषित करने की कोशिश हुई। हाँ, परिभाषित करने की कोशिश। अब तक पूर्ण स्वराज एक शक्तिशाली नारा था, एक लक्ष्य था। इसे परिभाषित करने से व्यवहारिक रूप से क्या हासिल हुआ? क्या इसने लक्ष्य को और ज्यादा साफ कर दिया? हाँ, देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पूर्ण स्वराज को परिभाषित करना उसे एक नारे से आगे ले जाकर एक ठोस कार्यक्रम में बदलने जैसा था। मतलब एक्शन प्लान जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। हाँ। लाहौर में लक्ष्य तय हुआ, कराची में उस लक्ष्य का मतलब समझाया गया, और परिभाषा सिर्फ राजनीतिक आजादी तक ही सीमित नहीं रही। अच्छा। उसे सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के जो प्रस्ताव थे उनसे जोड़ा गया। ओ। यानी पूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ ब्रिटिश राज का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना था जहां हर नागरिक को बुनियादी अधिकार मिले, जहां सामाजिक न्याय हो और जहां देश की अर्थव्यवस्था आम लोगों के हित में काम करे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस परिभाषा ने स्वतंत्रता के मायने को ज्यादा व्यापक और ज्यादा समावेशी बना दिया? सबके लिए कुछ था इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसने पूर्ण स्वराज को एक अमूर्त विचार से निकालकर एक तरह से एक नक्काशी योजना का रूप दे दिया। अब लोगों को पता था कि वे किस तरह की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ झंडा बदलने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि व्यवस्था बदलने की, समाज बदलने की लड़ाई थी। तो इस परिभाषा ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और एक गहरा अर्थ दिया। उसे उन मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों से जोड़ा जो आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले थे। लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया था, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो रहा था। गांधी-इरविन समझौते को लेकर विरोध था। हाँ, विरोध तो था। शायद इन नए प्रस्तावों को लेकर भी कुछ सवाल रहे होंगे, और इसी तनाव भरे माहौल में गांधी जी का वो ऐतिहासिक बयान आया, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। हाँ, बहुत मशहूर कथन है ये। स्रोत इस कथन को अधिवेशन के महत्वपूर्ण क्षणों में गिनते हैं। ये कथन उस समय के माहौल के बारे में, गांधी जी के अपने रुख के बारे में और आंदोलन की जो अंदरूनी खींचतान थी उसके बारे में क्या बताता है? हाँ, देखिए, ये कथन, इसकी कई परतें हैं और ये बहुत कुछ उजागर करता है। सबसे पहले तो ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि भाई आंदोलन के भीतर मतभेद मौजूद थे। अच्छा। गांधी जी जानते थे कि उनके फैसलों से, खासकर गांधी-इरविन समझौते से, हर कोई सहमत नहीं था। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी न रुकवा पाने को लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा था। हाँ, वो तो था ही। और कुछ लोग समझौते को संघर्ष से पीछे हटना मान रहे थे। तो गांधी जी का ये कहना कि गांधी मर सकता है, ये दिखाता है कि वो खुद को एक व्यक्ति के रूप में नश्वर मानते थे। शायद आलोचनाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी जाहिर कर रहे थे। और गांधीवाद नहीं वाला हिस्सा, उसका क्या मतलब था? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गांधीवाद नहीं कहकर वो जोर दे रहे थे कि उनके जो सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, स्वराज की उनकी जो अवधारणा है, साधन और साध्य की पवित्रता, वो स्थायी हैं। वो आंदोलन की आत्मा है। वो व्यक्ति गांधी को विचारधारा गांधीवाद से अलग कर रहे थे। उनका संदेश साफ था, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, आलोचनाएं होंगी, लेकिन जिन मूल सिद्धांतों पर यह आंदोलन खड़ा है वो अडिग रहने चाहिए। अच्छा, सिद्धांतों पर जोर। हाँ, ये एक तरह से अपने आलोचकों को जवाब भी था और अपने समर्थकों को सिद्धांतों पर टिके रहने का आह्वान भी।
मतलब व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन की वकालत थी ये। इसी संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस की टिप्पणी बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बोस, जो खुद कई बार गांधी जी की नीतियों के हाँ, खासे मुखर आलोचक रहे, बिल्कुल। इसी कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर बताया। अच्छा, बोस ने ऐसा कहा। हाँ, बोस जैसे नेता का ऐसा कहना, खासकर तब जब समझौते को लेकर इतना विरोध था, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या लगता है? हाँ, ये वाकई एक विचार करने लायक टिप्पणी है। देखिए, बोस की आलोचना अपनी जगह थी, वो वैचारिक मतभेद थे, लेकिन शायद वो यहाँ गांधी जी की जो राजनीतिक कुशलता थी ना, और उनका जो असाधारण प्रभाव था लोगों पर, उसको स्वीकार कर रहे थे। आप सोचिए, एक तरफ गांधी इरविन समझौते को लेकर तीखा विरोध है, खासकर भगत सिंह की फांसी के ठीक बाद बिल्कुल। माहौल गर्म था। हाँ, दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति जैसे प्रगतिशील, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए शायद विवादास्पद भी प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। सही। इन सब के बावजूद गांधी जी न केवल समझौते का अनुमोदन करवाने में सफल रहे, बल्कि कांग्रेस को भविष्य के भारत की एक स्पष्ट प्रगतिशील दृष्टि, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाने के लिए भी प्रेरित कर पाए। हाँ, ये तो उनकी क्षमता थी। तो ये उनकी क्षमता तो दर्शाता है कि वो कैसे विपरीत परिस्थितियों और आंतरिक मतभेदों के बीच भी आंदोलन को एक दिशा दे सकते थे और अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते थे। बोस शायद इसी असाधारण राजनीतिक कौशल और जन अपील को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर कह रहे थे, भले ही वो खुद उस दिशा से पूरी तरह सहमत न भी रहे हों। ये बहुत ही बारीक विश्लेषण है। तो अगर हम कराची अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों को समेटने की कोशिश करें, तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब इन सब का मतलब क्या निकलता है, सार क्या है? हाँ, मुख्य रूप से कराची अधिवेशन कई वजहों से एक मील का पत्थर साबित हुआ। पहला, इसने गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति में बातचीत के तत्व को जोड़ा, जैसा हमने बात की। जी। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक विस्तृत खाका पेश किया। इसने आजाद भारत के स्वरूप को परिभाषित करने की दिशा में पहला बहुत अहम कदम बढ़ाया। हाँ, ये सबसे बड़ा टेक अवे लगता है। बिल्कुल। तीसरा, इसने पूर्ण स्वराज को एक ठोस परिभाषा दी, उसे सिर्फ राजनीतिक आजादी से आगे ले जाकर सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़ा। सही। और चौथा, इसने अंदरूनी चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद महात्मा गांधी के अतुल्य प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को रेखांकित किया, जैसा कि बोस की टिप्पणी से भी जाहिर होता है। और इसकी विरासत, क्या ये सिर्फ उस समय के प्रस्ताव थे या इनका असर आगे भी दिखा लंबे समय तक? नहीं, इनकी विरासत बहुत गहरी और स्थायी रही। कराची में जो ये मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियां तय हुई ना, ये महज कागजी घोषणाएं बनके नहीं रह गईं। अच्छा। इन्होंने स्वतंत्र भारत के भविष्य के संवैधानिक विकास की नींव रखी। जब भारत का संविधान बना तो उसमें जो मौलिक अधिकारों का अध्याय है, उस पर कराची प्रस्ताव की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। वाकई? हाँ जी। इसी तरह राष्ट्रीय आर्थिक नीति के जो विचार थे, उन्होंने भविष्य की पंचवर्षीय योजनाओं और भारत की जो समाजवादी झुकाव वाली आर्थिक दिशा थी, उसको प्रभावित किया। तो ये सिर्फ प्रस्ताव पारित करना नहीं था, ये भविष्य के भारत की आत्मा को गढ़ने की शुरुआत थी। और जैसा हमने पहले चर्चा की, नेहरू और एम.एन. रॉय जैसे अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों का मिलकर इस पर काम करना, ये भी इसकी विरासत का हिस्सा है। एक संकेत कि भारत का भविष्य सहयोगात्मक प्रयासों और विविध विचारों के संगम से बनेगा। तो ये थी हमारी कराची अधिवेशन 1931 की अहम बातों की एक गहरी पड़ताल, उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास थे। एक ऐसा अधिवेशन जिसने न केवल तात्कालिक राजनीतिक समीकरणों को साधा, बल्कि स्वतंत्र भारत की महत्वाकांक्षाओं और उसके आदर्शों की रूपरेखा भी तय कर दी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे स्रोतों से ही उपजा है। हाँ, जरूर। हमने बात की कि मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने एम.एन. रॉय की सहायता से तैयार किया था। जी। अभी देखते हुए कि एम.एन. रॉय अपने शुरुआती दौर में अपने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। ये सहयोग स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर जो भारत की भविष्य की दृष्टि आकार ले रही थी, उसके बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब कैसे उस दौर में राष्ट्र निर्माण के इतने बड़े लक्ष्य के लिए
अलग अलग, यहाँ तक कि कई बार परस्पर विरोधी लगने वाली वैचारिक धाराएं एक साथ आ रही थीं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। ये सवाल हमें उस दौर की जो बौद्धिक समृद्धि थी और जो जटिलता थी, उस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वाकई एक दिलचस्प सवाल और सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है भविष्य में आपके द्वारा प्रदान किए गए अन्य स्रोतों पर भी हम इसी तरह गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।